नमस्कार। आज हम हिंदी उपन्यास उद्भव एवं स्वरूप के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हिंदी उपन्यास गद्य की एक अत्यंत ही लोकप्रिय विधा है। हम ये भी जानते हैं कि कई प्रकार के उपन्यास हमारे समाज में लेखकों के द्वारा हमें उपलब्ध होते हैं, जिन्हें हम पढ़ते हैं, आनंदित होते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं और आनंदित भी होते हैं। तो हिंदी उपन्यास का हिंदी साहित्य में क्या योगदान है या हिंदी उपन्यास कब प्रारंभ हुआ, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को हम 4 भागों में बांटते हैं, जैसे आदिकालीन साहित्य, भक्तिकालीन साहित्य और रीतिकालीन साहित्य। हम ये जानते हैं कि इन तीनों ही साहित्य में गद्य का अभाव था, यानी कि केवल पद्य की रचनाएँ ही इन तीनों ही कालों में रचित हुई हैं। किसी प्रकार का गद्य साहित्य पूर्णतया इस काल में हमें अभाव दिखाई देता है। जब आधुनिक काल का आविर्भाव हुआ तो आधुनिक काल में हिंदी उपन्यास या गद्य के अन्य विधाएं जिनका सभी का प्रारंभ हुआ, उसी समय से हिंदी गद्य में उपन्यास का भी प्रारंभ माना जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उपन्यास जो है वो आधुनिक काल में गद्य में एक अत्यंत ही लोकप्रिय विधा है, जिसका एक सुदीर्घ इतिहास रहा है, जिसके लिए हम कह सकते हैं कि बड़े बड़े उपन्यासकार, जिन्हें हम उपन्यास सम्राट के रूप में भी जानते हैं, जैसे मुंशी प्रेमचंद, जिनका कथाकार के रूप में भी अवदान बहुत ही अतुलनीय रहा है या सर्वोच्च रहा है। तो हम उपन्यास में के उद्भव या विकास यात्रा के बारे में जानें या स्वरूप के बारे में जानें, तो प्रेमचंद को ही केंद्र में रखकर हम उपन्यास की जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी कि प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास की स्थिति क्या थी, प्रेमचंद युग में हिंदी उपन्यास की स्थिति क्या थी और प्रेमचंदोत्तर युग के पश्चात हिंदी उपन्यास की स्थिति क्या थी। यानी कि इसमें प्रेमचंद जो हैं, जो कथा सम्राट या उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते हैं, वही हमारे उपन्यास के केंद्र बिंदु रहेंगे और उन्हीं को केंद्र में रखकर हम उपन्यास के बारे में, स्वरूप और उद्भव के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, उपन्यास जो है वो आधुनिक काल में प्राय सभी भाषाओं के साहित्य में सर्वाधिक लोकप्रिय विधा मानी जाती है। हिंदी उपन्यास का प्रारंभ कब से हुआ, उसका प्रारंभिक शिल्प क्या रहा, उन उपन्यास ने समाज को, संस्कृति को, राष्ट्र को किस रूप में आत्मसात किया और उपन्यासकारों ने किन किन बिंदुओं पर अपने उपन्यासों में मुख्य विषय वस्तु बनाया, इसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करने से पहले सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि हिंदी उपन्यास या उपन्यास है क्या, या उपन्यास शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका स्वरूप क्या है, उसका महत्व क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। जैसा कि हम जानते हैं, उपन्यास हिंदी गद्य की आधुनिक युगीन अत्यंत महत्वपूर्ण विधा है। सबसे अधिक पठनीयता की दृष्टि से या पढ़ने की दृष्टि से उपन्यास विधा सर्वाधिक लोकप्रिय हुई है या अपने पाठकों को सर्वाधिक संजोया है या जुटाया है। तो इस प्रकार उपन्यास शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस न्यास। इसमें उप उपसर्ग है, जिसका अर्थ है निकट, समीप या पास में। तो इस प्रकार जब हम उप उपसर्ग के रूप में इसका प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ है निकट में, पास में या समीप में। और न्यास शब्द जो अर्थ है, उसका अर्थ होता है रखा हुआ, स्थापित हुआ या विद्यमान होना। यानी कि कोई ऐसी वस्तु जो हमारे निकट रखी हुई है, यानी कि जो हमारे जीवन के निकट है, अर्थात हमारे जीवन शैली, समाज या हमारे बहुत अधिक निकट है, उसे हम उपन्यास विधा के रूप में, उपन्यास शब्द के रूप में जानते हैं। तो इस प्रकार उपन्यास शब्द जो उप प्लस न्यास शब्दों से बना है, उसका शाब्दिक अर्थ हुआ यानी कि हमारे जीवन के समीप जो कोई वस्तु रखी हुई है या जिसका संबंध मनुष्य का अपनी परिस्थितियों के साथ होता है, वह उपन्यास कहलाता है। तो इस प्रकार उपन्यास की विभिन्न जो परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं का अगर हम अध्ययन करें या उनके देखें, तो सबसे पहले कथा सम्राट या उपन्यास सम्राट ने उनकी जो परिभाषा दी है, उनके स्वरूप पर जो उन्होंने विचार व्यक्त किए हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रेमचंद जो हैं, जिनको केंद्र में रखकर हम उपन्यास की चर्चा भी करते हैं या उपन्यास के बारे में जानकारी भी प्राप्त करते हैं, तो वे कहते हैं कि मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मानता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्य को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व माना जाता है।
तो मनुष्य यानी कि मनुष्य जीवन यानी कि जैसे मनुष्य हम जानते हैं सामाजिक प्राणी है, तो उस सामाजिक प्राणी या उस मनुष्य के तमाम पक्षों को या सारे रहस्यों को जानना, उसकी सारी घटनाक्रमों को जानना, जीवनचर्या को जानना, यही उपन्यास का मुख्य मूल मंतव्य है या मुख्य उद्देश्य माना गया है। इसी क्रम में अन्य जो परिभाषाएं हैं, जैसे अगे के अनुसार उपन्यास की परिभाषा देखें तो उपन्यास व्यक्ति की अपनी परिस्थितियों के साथ संबंध अभिव्यक्ति के उत्तरोत्तर विकास का प्रतिनिधित्व करता है। न्यू इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार उपन्यास वह बड़े आकार का गद्यमय आख्यान या वृत्तांत है जिसके कथानक में ऐसे पात्र और कार्य चित्रित होते हैं जो वास्तविक जीवन के प्रतिनिधि होने का दावा करते हैं। अर्थात इन सभी परिभाषाओं के बाद जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषताएं निकल कर आती हैं, तो वो एक तो ये है कि मानव जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो वस्तु है हिंदी साहित्य में या जो साहित्य है वह है हिंदी उपन्यास। तो इसमें हम ये देखते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि उसमें पूरे जीवन पर्यंत की घटना का ही वर्णन हो। कभी कभी किसी एक पक्ष या एक कालखंड की घटना को भी लिया जा सकता है, कभी पूरे कालखंड की घटना को लिया जाता है, और उसी आधार पर जैसे उपन्यास का वर्गीकरण भी किया जाता है, जैसे काव्य का होता है वैसे ही उपन्यास का वर्गीकरण, यानी ये महाकाव्यात्मक रूप में उपन्यास है या एक खंड काव्य के रूप में उपन्यास लिखा गया। तो उपन्यास इस प्रकार मानव जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाली रचनाएं हैं। इसके एक स्वरूप दूसरा यही है कि घटनाओं में तारतम्य होता है, घटनाओं में क्रमबद्धता होती है, वो बिखरी हुई नहीं होती, वो मुक्त घटनाएं नहीं होती, यानी उपन्यास में प्रबंधात्मकता होना इसका एक बहुत बड़ा गुण है। कल्पना भी उपन्यास में वास्तविक प्रतीत होती है, यानी उपन्यासकार जो है मानव जीवन का प्रतिबिंब उकारता है या उकेरता है, तो वह प्रतिबिंब हमें इस प्रकार से सृजनशील करते हुए वह उसकी इस प्रकार से सृजनात्मक रचना करता है कि उसका हमें जीवन से, समाज से, सभी घटनाओं से कल्पनाशील होते हुए भी वास्तविक तादात्म्य स्थापित करता हुआ प्रतीत होता है। यह उसकी सृजनात्मक कल्पना शक्ति का ही परिणाम है कि हमें उपन्यास वास्तविक जीवन का काल्पनिक प्रतिबिंब नजर आता है। तो इस प्रकार ये तो उपन्यास की मुख्य परिभाषाएं या उपन्यास का स्वरूप क्या है या उपन्यास शब्द का निर्माण कैसे हुआ। तो इसके अंतर्गत हमने जान लिया कि उपन्यास दो शब्दों से मिलकर बना है, आधुनिक गद्य की एक विधा है, लोकप्रिय विधा है, और किन किन के अनुसार परिभाषा के अनुसार उपन्यास का स्वरूप क्या है इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। अब हम उपन्यास जो है यानी कि जैसा कि हम कहानी के बारे में पढ़ चुके हैं, तो कहानी जो विधा हमने पढ़ी थी उसमें हमने ये देखा था कि जैसे हमारा शरीर जिन जिन अंगों से मिलकर बनता है वह शरीर के अवयव कहलाते हैं, वैसे ही जिन जिन तत्वों से मिलकर या जिन जिन अवयवों से मिलकर कहानी की रचना होती है वह कहानी के अवयव कहलाई, इनका हमने अध्ययन किया था। वैसे ही जिन जिन से मिलकर उपन्यास की रचना की जाती है वो उपन्यास के तत्व कहलाते हैं। जैसा कि उपन्यास गद्य की विधा है, गद्य की विधा चाहे वो नाटक हो, एकांकी हो या उपन्यास हो या कहानी हो, सभी के तत्व एक जैसे ही होते हैं। उनके मूल में कोई कथा कार्य करती है और कथानक को आधार बिंदु बनाकर उस उपन्यास की रचना की जाती है या कहानी की रचना की जाती है या नाटक की रचना की जाती है। तो जैसे कि कहानी के तत्वों के अंतर्गत हमने कथा वस्तु, पात्र या चरित्र चित्रण, संवाद, इन सभी को पढ़ा, वैसे ही उपन्यास के भी प्रमुख तत्व जो होते हैं उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो तत्व है वह है कथा वस्तु। उपन्यास में वर्णित कहानी को कथा कहा जाता है। जो भी कथाकार एक कहानी लिखता है या जिसको मूल बिंदु बनाकर, जिसको मुख्य आधार बनाकर उपन्यास की रचना करता है वह उसकी कथा वस्तु कहलाती है। उपन्यासों की दृष्टि से कथा वस्तु को सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिया जाता है, वही उसके केंद्र में कार्य करती है। कथा वस्तु उपन्यास का मूल तत्व है। जिस तरह उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि भवन निर्माण के लिए भूमि उसका आधार होती है, उसी प्रकार कथा वस्तु उपन्यास का आधार होती है। अब कथा वस्तु में क्या क्या गुण होने चाहिए, एक कथा वस्तु उत्कृष्ट श्रेणी की कथा वस्तु कब हो सकती है, यानी कि उसमें क्या क्या गुण हो सकते हैं, तो उसमें मौलिकता, संभाव्यता, रोचकता, भाव तरंग का संघर्ष, श्रृंखलाबद्ध या क्रमबद्धता या विन्यास कथा वस्तु के अपेक्षित गुण आवश्यक माने जाते हैं, तभी वह एक सफल कथा वस्तु हो सकती है। इस प्रकार रोचकता, संभाव्यता तथा मौलिकता, ये तीनों चीज़ें एक उपन्यास की कथा वस्तु के लिए आवश्यक मानी गई हैं।
सबसे पहले जैसे एक अच्छी कथाकार की जो भी उपन्यासकार अपने उपन्यास की रचना करता है, उत्कृष्ट श्रेणी का जो उपन्यास होता है, उसमें कथावस्तु में निम्न कुल 5 स्थितियाँ होती हैं: आरंभ, विकास, मध्य, चरम सीमा तथा अंत। इसी क्रम में उपन्यास का दूसरा तत्व है पात्र और चरित्र चित्रण। पात्र और चरित्र चित्रण, जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी कथावस्तु होती है, उस कथावस्तु का आगे बढ़ने का जो कार्य है वह पात्रों के माध्यम से ही किया जाता है। पात्रों के माध्यम से ही कथावस्तु को आगे बढ़ाया जाता है। तो पात्रों की क्रियाकलाप से ही कथावस्तु निर्मित होती है और वही कथानक को आगे ले जाते हैं। अब पात्र वर्गगत अथवा सामान्य और व्यक्तिगत अथवा विशिष्ट होते हैं। स्थिर एवं गतिशील पात्रों की दुर्बलताओं एवं सबलताओं का बाह्य जगत और अंतर जगत के साथ स्वाभाविक और संगतिपूर्ण वर्णन चरित्र चित्रण कहलाता है या पात्रों का चित्रण कहलाता है। उपन्यास का अगला जो तत्व है वह है संवाद अथवा कथोपकथन। संवाद यानी कि पात्र जो होते हैं आपस में जिस बात को लेकर अपने कथानक को आगे बढ़ाते हैं या जिस शैली में वो बात करते हैं, जिसके माध्यम से कथावस्तु आगे बढ़ती है, वह संवाद अथवा कथोपकथन कहलाते हैं। पात्रों के परस्पर वार्तालाप को संवाद योजना या कथोपकथन हम कहते हैं। उपन्यास में लेखक अपनी ओर से बहुत कुछ कह सकता है, मगर यदि वह पात्रों के मुख से वार्तालाप करता है तो उपन्यास हमें सजीव प्रतीत होता है। इसलिए संवाद पात्रों के चरित्र उद्घाटन में, नाटकीयता के समावेश में एवं व्यक्तिगत परिस्थितियों को उद्घाटित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरलता, संक्षिप्तता, रोचकता आदि प्रमुख विशेषताएं संवादों की होती हैं, या जो संवाद महत्वपूर्ण होते हैं उनकी यही मुख्य विशेषताएं होती हैं, जिसी के माध्यम से उपन्यास जो है वो लोकप्रिय बनता है। और संवाद जो है वो उपन्यास को सहज ग्राह्य बना देते हैं। कथानक को गति प्रदान करना, भाषा शैली का निर्माण करना आदि कुछ विशेषताएं संवाद अथवा कथोपकथन की होनी चाहिए। इस प्रकार संवाद जो है उनकी विशेषताओं के अंतर्गत हम देखें तो मुख्य विशेषताएं जैसे संवाद चरित्र चित्रण में सहायक होते हैं, संवाद उपन्यास की कथावस्तु को आगे बढ़ाने वाले होते हैं, संवाद आकार में संक्षिप्त हों तभी वह सहज ग्राह्य बनते हैं, संवाद पात्र तथा परिस्थितियों के अनुकूल होते हैं, संवाद की भाषा जीवन की भाषा के निकट होती है। ये कुछ विशेषताएं संवादों की होती है। अगला जो कहानी का तत्व है वह है देश काल अथवा वातावरण। उपन्यास की कथावस्तु जिस परिवेश में घटित होती है उसका संबंध किसी न किसी स्थान से होता है। कथा किसी विशेष समय या विशेष युग की, यानी जिस भी युग की या जिस भी समय की कथा है उसी के अनुसार अपना शैली का निर्माण करके, देश काल या वातावरण का निर्माण करके उपन्यासकार अपने उपन्यास की रचना करता है। इसका स्थान और समय की पृष्ठभूमि देश काल कहलाती है। प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण के साथ साथ, यानी न केवल प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण अपितु बाह्य व आंतरिक वातावरण का चित्रण भी देश काल में होता है। देश काल में ही उपन्यास की घटनाएं घटित होती हैं, जिसके अंतर्गत कथा का विकास भी स्थान और समय के अनुरूप होता है। तो उसमें उपन्यास में देश के अनुसार रीति रिवाज, वहाँ की परंपराएं, उनका रहन सहन, आचार व्यवहार, वेशभूषा, बोलचाल आदि का चित्रण उपन्यासकार अपने उपन्यास में देश काल और वातावरण के माध्यम से करता है, जिससे उपन्यास हमें अत्यंत ही सजीव प्रतीत दिखाई देता है या अत्यंत ही सजीव लगता है। क्योंकि अगर इनका संबंध देश काल या वातावरण का संबंध उनके साथ नहीं होगा तो हमें उपन्यास उतना ज़्यादा सजीव प्रतीत नहीं होगा या काल्पनिक लगेगा। उपन्यास का अगला तत्व है भाषा शैली। भाषा, शब्द और अर्थ, इन तीनों को ही उद्देश्य के रूप में प्रतीत करता हुआ शैली का निर्माण करता हुआ उपन्यासकार अपने उपन्यास की रचना करता है और अपनी भाषा शैली के माध्यम से उसे व्यक्त करता है। तो शैली का सर्वप्रथम गुण है सहज सुबोधता। सहज ग्राह्य हो, सुबोध हो और भाषा शैली जो है वो सरल हो, यह उपन्यास की मुख्य विशेषताएं मानी जाती हैं। दूसरा भाषा शैली का दूसरा गुण है रोचकता तथा तीसरा गुण है इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाए कि वह पात्रों के अनुरूप हो या जिस देश काल या वातावरण का निर्माण किया गया है उसी देश काल या वातावरण के निर्माण के अनुसार उसमें भाषा शैली का प्रयोग किया गया हो। उपन्यास का अंतिम जो तत्व है, अवयव है या अंग है, वह है उद्देश्य। उपन्यास के माध्यम से लेखक जो कुछ कहना चाहता है अथवा समाज को जो मार्गदर्शन पात्र या देश काल से देना चाहता है वही उसका उद्देश्य है। हम ये जानते हैं कि साहित्य मनोरंजन की एक विधा है।
लेकिन केवल मनोरंजन करना साहित्य का उद्देश्य नहीं हो सकता। मनोरंजन के साथ साथ समाज में व्याप्त जो बुराइयां हैं उनकी दृष्टिगोचर करवाना, या उन बुराइयों के लिए कोई समाधान खोजना, या उन बुराइयों के प्रति सोचने के लिए विवश कर देना, आदि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से एक उपन्यासकार समाज का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता है। अतः हम कह सकते हैं कि केवल मनोरंजन ही, जैसे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने भी कहा है कि उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए, न केवल मनोरंजन ही साहित्य का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। मनोरंजन के साथ साथ आदर्श की स्थापना, यथार्थ का चित्रण आदि कोई न कोई उद्देश्य लेखक का होता है, जिसको केंद्र बिंदु बनाकर वह उपन्यास की रचना करता है। अंत में हम कह सकते हैं, जैसे उपन्यास का जीवन क्षेत्र में विचरने वाले स्त्री पुरुषों, उनके पारस्परिक संबंधों, विचारों, अनुभूतियों, भावनाओं और प्रवृत्तियों से सीधा संबंध होता है। इस प्रकार उपन्यास वह रचना है जिसमें किसी कल्पित गद्य के द्वारा मानव जीवन की व्याख्या की जाती है, जो कि वर्तमान समाज में हिंदी साहित्य के क्षेत्र में एक लोकप्रिय विधा है और हमेशा निरंतर गतिमान ही रहेगी।